Hello everyone, can you hear me? Here everyone, can you hear me? Yes, sir. अरे और लोग को आवाज नहीं है? हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही और किसी को? यस सर। तो हम लोग लास्ट पॉइंट कहाँ पढ़े थे पी ब्लॉक में? जल्दी बताइए, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने? जल्दी बताइए इमीडिएटली। रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। तो मैंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्युमिनियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। याद है आपको? यस सर। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, देखिए, रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कली, अल्कलीज यानी एसिड और बेस के साथ। अच्छा, याद है पीरियड उस दिन बेस ब्लॉक में भी बताया था, पीरियोडिक टेबल में भी बताया था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। उसका मैंने ट्रिक्स दिया था आपको। अरे बोलिए ना। यस सर। ये सब जो मेटालिक ऑक्साइड जो है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, और एक होता है एम्फोटेरिक मेटल। दोनों में फर्क है। तो नीचे मैं लिख रहा हूं एम्फोटेरिक। इससे पहले क्या पढ़ा था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी क्या पढ़ रहे हैं? एम्फोटेरिक, बोलिए, मेटल। तो एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है केमिस्ट्री में? द मेटल which liberates hydrogen gas with a strong alkali। अल्कली का मतलब बेस, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों के साथ। आपको ऐसे भी मालूम है एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये एम्फोटेरिक मेटल ये कह रहा है कि एम्फोटेरिक मेटल वो मेटल होता है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एम्फोटेरिक मेटल के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं बेरिलियम। बेरिलियम मेटल भी एम्फोटेरिक है, उसके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल भी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी है। जिंक दोनों काम करता है, SnP भी। बस ये एम्फोटेरिक मेटल है। लिख लिया ये स्लाइड? दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो एक नई नॉलेज सबको समझ में आई। एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है विच मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये 5 मेटल का नाम याद रखिए। मेटल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। लिख लिया तो बताइए आप। लिख लिया साइंटिस्ट?
Yes, sir. Yes, sir. अब आइए पॉइंट वाइज लिखिएगा, एक एक लाइन छोड़कर। पहली बात कि बोरॉन नॉन मेटल है, तो बोरॉन चूंकि बहुत ही हार्ड होता है, तो बोरॉन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट। इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, किसी के साथ नहीं। अब बताइए एल्युमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शंस करेगा एज वेल एज बेस के साथ भी करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। निकले यहां तक? आपको मालूम है एल्युमिनियम HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, तो आपको मालूम है AlCl3 बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। Did you understand? एल्युमिनियम NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन स्टेट्स ऑफ मैटर में PV=NRT में मैं लिखा चुका हूँ। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। आप इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर साइंटिस्ट? Yes, sir. तो एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन करता है? ओनली एसिड, ओनली बेस की दोनों के साथ? जल्दी बताइए। दोनों के साथ। दोनों के साथ। क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल है, याद रखिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको याद भी रहता है। एम्फोटेरिक मेटल याद रखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। मेटल जो होता है वो याद रखिए वो एसिड के साथ से रिएक्शन करता है क्योंकि मेटल बेस होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड बेस, उसमें 5 मेटल का नाम याद रखिए जो एम्फोटेरिक होते हैं। अच्छा, ये एल्युमिनियम का जब आप देखिएगा एनसीईआरटी में 2 तरह से रिएक्शन दिया, उसको हम इस तरह भी दिखाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह भी बनाता है। दोनों आपको याद होनी चाहिए, बतवा बराबर है। एल्युमिनियम, सोडियम, AlH4, बात वही है। 3H2 हाइड्रोजन गैस। आप सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों याद होना चाहिए। अब देखिए गैलियम, आपको मैंने बताया था ये मेटल है, ये केवल एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा, समझा? इंडियम मेटल है, केवल किसके साथ रिएक्शंस करेगा? जल्दी बताओ। एसिड के साथ। और थैलियम भी मेटल है, केवल किसके साथ रिएक्शन करेगा? जल्दी, इसको कोई रट नहीं। मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक अगर आपको पढ़ लिया तो आपको हर क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पर डे पढ़ते रहिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आपको याद होता रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। लिख लिया है? Yes, sir.
अब ये नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हाइलाइट ऑफ ग्रुप 13। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रुप 13 के +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। एक तो ट्राई हैलाइड बनाएगा, समझा कि नहीं, जिसमें MX3। ट्राई हैलाइड कौन बनाता है? यहाँ जो M है वो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और मोनो हैलाइड। जबकि देखने में लग रहा है सबको ट्राई हैलाइड, लेकिन याद है Tl में +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, TlX। क्यों? प्लस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। डिड यू अंडरस्टैंड? एक Tl का X3 के साथ बनता है I3, लेकिन इसमें भी मैंने आपको रीजन बता दिया था। यहाँ Tl जो है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Tl जो है वो +1 है। ट्रिक्स मैंने दिया था Tl +1 और I3-, याद आया? अरे बोलिए हाँ या ना, बताया था ना इससे पहले। अरे बोलो यार सारे लोग। यस सर। तो ग्रुप 13 दो तरह के हैलाइड बनाते हैं। मोनो हैलाइड कौन बनाता है? TlX। और ट्राई हैलाइड कौन बनाता है? बाकी एलिमेंट। आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए। लिख लिया एवरीवन? लिख लिया? यस सर। अब आइए, आप देखने में आपको देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स सब हैं बहुत। इसमें एक स्पेशल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुत आपको, कि ट्राई हैलाइड और ग्रुप 13 जो होते हैं ना, एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। It completes octet. It completed its octet by number 1 बैक बॉन्डिंग। अभी स्पेशल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग। दूसरा डायमराइजेशन। गौर से सुनिए, दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे BF3 देखिए, बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ट्राई हैलाइड ऑफ द ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इनका अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, ये स्टेबल होना चाहते। तो स्टेबल होने के लिए या तो बैक बॉन्डिंग करेगा या डायमराइजेशन करेगा। अब दोनों की मीनिंग क्या है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसका एक ग्रुप ऑर्गेनिक में मैं पढ़ा चुका हूँ, डी ऑर्बिटल। अच्छा, शायद आपके बैच में नहीं पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो फिर से बताइए, ट्राई हैलाइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? जल्दी बताएं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट किस तरह करेगा? या तो बैक बॉन्डिंग के जरिए या डाइमराइजेशन। डायमराइजेशन। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग।
Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जब होता है तो आपको ये भी मालूम है कि ट्राई हाइलाइट ऑफ ग्रुप 13 जो होती हैं आर लुईस एसिड। लुईस एसिड बिकॉज लुईस एसिड किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसलिए जो भी एग्जांपल देखा होगा आपको मैंने, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, गरीब है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए ये लुईस एसिड्स हैं, BF3, BCN3, AlCl3 वगैरह वगैरह। अब आइए कि हम अब आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि सर बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग से डायमराइजेशन कैसे होती है? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। Yes. Yes, sir. बैक बॉन्डिंग की मीनिंग क्या है, इसको लैंग्वेज से समझने की कोशिश कीजिए। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये है बाद में बनने वाला बॉन्ड। एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है ये, लेकिन बहुत सा, जैसे रेजोनेंस। रेजोनेंस बेंजीन में दिखता नहीं, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया कि व्हाई इन बेंजीन ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। बहुत सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे कोई पूछे बैक बॉन्डिंग, बाद में बनने वाला बॉन्ड। जनरली ये दिखता नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत होती है। मेरी बातें समझ में आ गई कि नहीं आपको? समझा? Yes, मैं sir. इंग्लिश में तो बाद में लिखवाऊंगा, मैं 2 लाइन हिंदी में लिख देता हूँ कि बैक बॉन्डिंग का मतलब है बाद में बनने वाला बॉन्ड। बहुत सारी चीजें कॉमन लैंग्वेज में याद रखिए। बाद में बनने वाला बॉन्ड। सारे लोग मिलके बोलो, बाद में बोलो, बनने वाला बॉन्ड। हाँ। दूसरी बात, जनरली ये दिखता नहीं है। बैक बॉन्डिंग को मैं B.BB लिखूंगा। जनरली बैक बॉन्डिंग दिखता नहीं है। जैसे BF3 है, इसमें बैक बॉन्डिंग दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा बैक बॉन्डिंग। जनरली बैक बॉन्डिंग दिखता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो भाई क्यों इस्तेमाल होता है? तो वो कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है। डू यू अंडरस्टैंड? अरे यार कोई तो बोल दो। जनरली बैक बॉन्डिंग दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और बैक बॉन्डिंग कहाँ होगा, असल ये पहचानना है। फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन में डिफिनेशन लिखवा दूंगा कि बैक बॉन्डिंग की पहचान। बाद में बनने वाले बॉन्ड की पहचान। पहला, one atom should belongs to period second। पीरियड सेकंड, एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड का होगा तो उसमें बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। दूसरी, क्यों नहीं होगा बताया जाएगा। वन एटम should have वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल हो, चाहे वैकेंट p हो या वैकेंट d हो। तीसरी कंडीशन ये है, वन एटम शुड हैव लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
सर तो बाद में बनने वाले बॉन्ड की पहचान ये, वन एटम शुड बिलोंग टू सेकंड पीरियड, वन एटम शुड हैव वैकेंट एलिमेंट और वन एटम शुड हैव लोन पेयर। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वहां बैक बॉन्डिंग होगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ गौर से सुनिए, लिख लिया? अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो देखिए अब गौर से सुनिए, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सुनिए, पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड BF3 में सबको लगता है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया। इसी बैक बॉन्डिंग को ऑर्गेनिक में रेजोनेंस भी कहते हैं। और जितना रेजोनेंस आपने पढ़ा ना 5 कंडीशन, उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है ये, इसलिए वहां नहीं बताया गया था। और सब बैच में तो मैंने पढ़ाया है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक में नहीं बताया गया कि रेजोनेंस की 6ठी और 7वीं कंडीशन आज आप पढ़ने जा रहे हैं। 5 कंडीशन पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेटिव सिस्टम या डबल बॉन्ड BC पर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। और 5वां था पाई सिग्मा पाई। 6ठा है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में 2 तरह का, वैकेंट P और वैकेंट D। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में, तो सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। जैसे मिसाल के तौर पर BF3, कोई कहेगा BF3 में रेजोनेंस है? कोई कहेगा नहीं, कहेगा अरे समाप सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है, रेजोनेंस है। देखिए कैसे रेजोनेंस है, ये खाली है बताइए। वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, जल्दी बोलो। इनकम्प्लीट है तो वैकेंट है, और ये वैकेंट P है। सॉरी लोग सुनो, इसमें भी रेजोनेंस है। वन एटम शुड हैव लोन पेयर, आपको मालूम है फ्लोरीन पे लोन पेयर है, और दोनों इसमें सेंट्रल सब सेकंड पीरियड है। तो देखिए होता ये है, इसमें देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड, बाद में बनने वाला बॉन्ड, इसलिए इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। ये देता है तो पॉजिटिव, ये लेता है तो नेगेटिव रेजोनेंस। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर इधर है, इधर से आ जाएगा। इसलिए BF3 में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से कम होती है। जैसे बेंजीन में C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ 1.34 होना चाहिए, लेकिन देखी गई 1.39 एंगस्ट्रॉम है। सबसे वही हाल है, ये NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। Why the actual BF bond is different from experimental data? Due to the back bonding, बैक बॉन्डिंग वैसे जब डबल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, तो याद रखिए बॉन्ड लेंथ घटेगा। एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट देखा गया, जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है। तो भाई क्या रीजन हुआ होगा? तो इसका मतलब बाद में बनने वाला, दिखने में तो नहीं लग रहा BF3 में कोई बॉन्ड रेजोनेंस है। इस बैक बॉन्डिंग को ऑर्गेनिक में रेजोनेंस कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में परेशानी होती है। लगता ही नहीं कि यहाँ रेजोनेंस होगा, लेकिन आपको कहना है ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है। इसकी पहचान यही है, वन एटम शुड हैव लोन पेयर, वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। 3 रेजोनेट अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। Did you understand everyone? Did you understand everyone? और रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना है तो भाई ये सब में पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। दिखने में लग रहा है इसमें, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वही है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। तो बाद में बनने वाला, अब देखिए इस बॉन्ड से बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हुई। पहली प्रॉपर्टीज हुई कि BF3 में क्यों बॉन्ड लेंथ कम आता है, उसकी वजह यही है बैक बॉन्डिंग, पाई डबल बॉन्ड आ जाता है। और कुछ तो बोलो, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन, कोई कहेगा इसमें है रेजोनेंस, सब कहेगा नहीं है। वैकेंट P, वन एटम शुड हैव लोन पेयर, देखिए रेजोनेंस हो गया।
कार्बोकेटाइन के, और इफेक्टिव जितना रेजोनेंस पर है उसमें सबसे, क्यों, ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है, और सब रेजोनेंस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एवरी एटम हैज कंप्लीट, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 है। बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव रेजोनेंस कहलाता है, स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मैं कितना लाइन ड्रॉ करूं इस पर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द बैक बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। और कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या बताया था, रेजोनेंस को देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडेक्स इफेक्ट, याद है आपको, ये सबको Yes. याद है ना स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन याद रखिए रेजोनेंस से ज्यादा हम सबसे पहले देखेंगे बैक बॉन्डिंग। अगर कोई कहे यहाँ रेजोनेंस है और ये वाला, दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। ये मोर, चूंकि इसमें देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑलवेज 6 ही रहेगा, रेजोनेंस होगा, समझा कि नहीं, तो देखो रेजोनेंस जब होगा ये यहाँ, तो हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसमें, देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर इसका इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, तो रेजोनेंस के बाद इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएगा दोनों का। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो दिस रेजोनेंस इफेक्टिव रेजोनेंस है। Every atom should have 8 electron after back bonding. रेजोनेंस से स्टेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। दिस रेजोनेंस इज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इफेक्टिवली। अरे यार कोई बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Rara. Yes, sir. हाँ, तो बैक बॉन्डिंग इसी को कहते हैं। कोई कहे बैक बॉन्डिंग की पहचान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, one atom should have lone pair, one atom should belong to second period। अब देखिए दूसरी बात कि why BF3 स्टेबल क्यों कहा गया, तो वही बैक बॉन्डिंग की वजह से। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, देखो यहाँ बोरॉन के 6 थे, यहाँ बोरॉन के 8, सबके 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ी, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए मैंने कहा हिंदी में लिख दिया। बैक बॉन्डिंग का मतलब नहीं कि पीछे से बॉन्डिंग फलाना चिलाना, बाद में बनने वाला बॉन्ड जो कि दिखता नहीं है। इसी को 5 दफा पढ़िए, बुकिश वर्ड तो सब याद कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, बाद में बनने वाला बॉन्ड, ये है लैंग्वेज, इसके लिए पढ़ने आए आप। जनरली बैक बॉन्डिंग दिखता नहीं है, वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। बताइए सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अब मैं यही कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को वही कहा गया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बैक देखिए बैक बॉन्डिंग से BF3 की स्टेबिलिटी बढ़ी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, यस, कोई बोल ही नहीं रहा है, Yes. आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Rara. यस, अब सुनिए, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग है, और इसमें बैक बॉन्डिंग जो है 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, क्यों, सेकंड पीरियड 2p ओवरलैपिंग, इसको कहेंगे गुड बैक बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छा बैक बॉन्डिंग। आपको कहेगा सर BCl3 में बैक बॉन्डिंग है, देखो कैसे नहीं है, 1 एटम सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, लोन पेयर है, ये सेकंड थर्ड पीरियड वाला है, तो ये है अच्छा है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, मॉडरेट बैक बॉन्डिंग, क्योंकि एनर्जी गैप आ गया। सेकंड पीरियड दोनों रहे ना, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग की जब दोनों सेकंड पीरियड हो, एक एटम तो सेकंड होना चाहिए लेकिन दोनों हो तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग है। BBr3 1 एटम सेकंड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड लोन पेयर है, इसमें भी है 2p4p बैक बॉन्डिंग है, लेकिन पुअर बैक बॉन्डिंग है। जितना साइज बढ़ेगा तो पाई बॉन्ड, चूंकि आपको मैं केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुका था, पाई बॉन्ड बनने के लिए स्मॉल साइज होना चाहिए, पुअर बैक बॉन्डिंग। Bi3 है, जैसे जैसे हम एनर्जी गैप बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग है, पुअर बैक बॉन्डिंग है, याद रखो। अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन कहलाई, जब दोनों क्या हो, सेकंड पीरियड हो। अरे बोलो यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, अच्छा बैक बॉन्डिंग किसमें है,
बहुत इफेक्टिवली, तो BCl3 DBr3 सब में बैक बॉन्डिंग है, इसलिए मैंने अलग से भी बना दिया। इसमें बहुत ही इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, दोनों सेकंड पीरियड है, एनर्जी गैप सिमिलर है, पाई बॉन्ड वीक तो होता ही है, लेकिन इसमें इसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इन तीनों के पाई बॉन्ड से। लेकिन कोई पूछे क्या तीनों सब में बैक बॉन्डिंग है, तो सब में बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि वन एटम शुड हैव लोन पेयर, one atom should have second period, one atom should have lone pair, vacant orbital। चारों में तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है, लेकिन अच्छी बैक बॉन्डिंग भी F3 में है। क्या मेरी बातें समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये लिख लिया था आपने? लिख लिया साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब सुनिए सारे लोग, मैंने अभी बताया था कि ऑल ग्रुप 13 के जो ट्राई हल हैं वो डिफिशिएंट है। सबसे मशहूर क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्पल सुन लें खास तौर के। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड पूछेगा, सब एसिड है, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। याद रखो, सारे मिलके बताना, बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? जल्दी बताओ सारे लोग। इन चारों हाइलाइट में बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? बड़ी। बढ़ी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, डबल बॉन्ड बन गया, बढ़ी। वेरी गुड। एक ही स्ट्रेंथ क्यों बना है? सब लोग क्यों नहीं बोला थे बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? जल्दी बताएं सारे लोग, अदर स्टूडेंट। बड़ी सर, बड़ी। हाँ तो बढ़ी, ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बैक बॉन्डिंग से गरीबी बढ़ी कि घटी? पहले अगर था, आप बताओ गरीब। स्क्रीन शेयर हो रही क्या? नो सर, अब स्टार्ट हो रही। नहीं हुई सर, हो रही, अब हो रही, आ गई सर। चलिए ठीक, चलिए तो हम ये कह रहे थे, वो वहां तक लिख लिया था सारे लोग? जल्दी बताइए। चलो मैं जो पूछ रहा हूं सारे लोग जवाब दें सही से। बैक बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, पहले गरीब था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ी कि और घटी? जल्दी बताओ। ऑक्टेट कम। जब कंप्लीट हो गए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या हुई? घटी। घटी। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी घटने का मतलब हुआ कि एसिडिक कैरेक्टर भी घटा।
क्यों? वो जितना गरीब रहेगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बैक बॉन्डिंग ने इसका पेट भर दिया तो एसिडिक कैरेक्टर घटा। याद रखो, दिस इज द फेमस क्वेश्चन। ऐसे मैं 2 लैंग्वेज लिखवाऊंगा। सिंपल लैंग्वेज ये है कि एज द बैक बॉन्डिंग, या सिंपल, एज द एक्सटेंट ऑफ back bonding increases, electron is लुईस एसिडिक कैरेक्टर BD। क्योंकि पेट भर गया तो वो गरीब नहीं रहा। जब गरीब नहीं रहा तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर पूछिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्या बताऊं आपको, BF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो लेस, जबकि ऑर्गेनिक का लगाया जाए तो फ्लोरीन का माइनस साई ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर माइनस साई नहीं लगना है, बैक बॉन्डिंग से आंसर देना है। BCl3, BBr3, Bi3। क्यों? इसमें गैप ज्यादा था ना। अरे बोलो, पुअर बैक बॉन्डिंग थी कि नहीं इसमें? अरे बोलो, पुअर बैक बॉन्डिंग थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, यहाँ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है तो बिहारी का पेट भर गया। तो ऐसे ऐसे सब एसिडिक हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, लेकिन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम है। यहाँ पुअर बैक बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो बताइए। अरे कुछ तो बोल दीजिए सारे लोग, बैक बॉन्डिंग समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अब आइए, तो यहाँ तक था हाइलाइट ऑफ द बोरॉन की हाइलाइट के बारे में। इसलिए बोरॉन की ट्राई हाइलाइट जो हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे बाय बैक बॉन्डिंग। अब आइए, ट्राई, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। ट्राई हाइलाइट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड अचीव स्टेबिलिटी। अब सुनिए अच्छे से, बाय डायमेराइजेशन। यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? गौर से सुनिए, AlCl3 है, बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है लेकिन थर्ड पीरियड, जब दोनों थर्ड एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, नो बैक बॉन्डिंग। AlBr3 नो बैक बॉन्डिंग, Li3 नो बैक बॉन्डिंग। और दूसरी बात गौर से सुनो, AlF3, सर यहाँ तो कंडीशन फुलफिल है, सेकंड पीरियड है, लोन पेयर है, जरूर बैक बॉन्डिंग है लेकिन नो बैक बॉन्डिंग। इसका रीजन क्योंकि इट इज आयनिक कंपाउंड, ये आयंस में ब्रेक करता है और आयनिक कंपाउंड में ये सब पाए नहीं या कोवलेंट। आपको लगेगा मेटल नॉर्मल, नहीं, पोलराइजिंग मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रुप 13 के हाइलाइट में, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है। अरे बोलो ना, ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर। लेकिन याद है आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का पोलराइजेबिलिटी कम है। एनायन जितना साइज में बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी कम होगी, ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। डिजाइनिंग कंपाउंड, इसलिए पूरी तरह आयंस में ब्रेक रहता है। दिस इज वेरी ट्रू। चारों में बैक बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ बैक बॉन्डिंग इसलिए नहीं क्योंकि थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड फिफ्थ पीरियड। यहाँ बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज आयनिक, आयनिक पूरी तरह आयंस में ब्रेक होता है। तो अब ये सर फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है, डबल हो जाएगा। डायमराइजेशन का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। मैं अभी लिखा रहा हूँ, लिख लिया सारे लोगों ने? ये बताइए सारे, No, ये sir. लिख लिया? हेलो,
Done, sir. यस। हाँ बोलिए स्टूडेंट, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए, ट्राई हैलाइड ऑफ द एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन चारों में बैक बॉन्डिंग नहीं है। तीन में बैक बॉन्डिंग ने, उसका एक्सप्लेनेशन ये कि 1 एटम सेकंड पीरियड का नहीं, AlF3 इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को ये करेगा स्टेबलाइज करने के लिए। अब देखो डायमराइज कैसे होगा, देखो AlCl3 है, डायमराइज होकर अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका ये sp2 है, डायमराइज करके ये Al2Cl6 हो जाता है। अब देखो इसको कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। कैसे ब्रिज बॉन्डिंग बनाओगे? ऐसे ऐसे एल्मुन दो मेटल ब्रिज। अब तुमको मालूम है ना क्लोरीन में लोन पेयर है, तो देखो 1 एटम, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो स्टेबलाइज हो गया। हर एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बना लिया कि नहीं? जल्दी बताओ। डायमराइज हो गया, भूखा इंसान था। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, बोलो हाँ या ना? 4 सिग्मा sp3। देखो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं, लेकिन इसको कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग जो ये आउट ऑफ प्लेन है, ये सेम प्लेन में है, लेकिन ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, याद रखिए आप। अब देखिए ये डायमराइज होने की कोई वजह पूछेगा तो ये पूछेगा बिकॉज डायमराइजेशन स्टेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये, समझा कि नहीं? तो अब यहाँ पर जो आपसे पूछेगा, अब ध्यान दीजिए, ये जो बॉन्ड एंगल है लगभग 120 होती है, लेकिन एनसीईआरटी के लिहाज से 118 डिग्री है, याद रखिएगा। और ये एंगल 101 है। ये इसलिए होगा कि देखो दोनों में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये फैलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, यहाँ 110, समझा? और ये और कम होगी 79। आपको एक्यूरेट एंगल याद रखने, चूंकि LCl3 का, बाकी सबका याद नहीं रखना। हो सकता है XYZ करके आपको दे दे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये टर्मिनल है इसलिए जल्दी से रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये बीच में है तो उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ और रिपल्शन कम है। समझ में बात आ रही है साइंटिस्ट? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डायमराइज कर क्या? सब डायमराइज करेगा, ये सुन लें। सब डायमराइज करेगा, LBr3 भी डायमराइज करेगा। 4 क्लोरीन सेम प्लेन में है, 2 क्लोरीन ये भी लिख लो। फोर क्लोरीन है, 4 टर्मिनल क्लोरीन का मतलब किनारे पर। लिख लिया जल्दी बताइए। एवरीवन लिख लिया? Yes, sir.
लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो यार तुम लोग। हाइड्रोलिसिस of trihalide of group 13 gives hydroxide BC3 है। बस कैसे बना दो, में होता है नहीं जल्दी बता सकता है। बोलो कि हाइड्रोलिसिस ड्यू टू धुआं की तरह, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl। गैस बनता है तो फ्यूम्स के फॉर्म में बनता है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार कुछ तो बोल दो, हाँ या ना? हेलो, कैन यू हेयर मी? आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। अच्छा, वो जो मैंने लिखाया था कि रिएक्शन विथ एसिड और अल्कलीज, वो पेपर में जगह खाली है तो बताइए, जगह है खाली है कि नहीं? Yes, sir. रिएक्शन विथ एसिड और एम्फोटेरिक मेटल वाला जो मैंने सिखाया था, उसमें लिखा है बोरॉन डज नॉट रिएक्ट। क्या लिखा था आपको? एसिड और बेस, याद है ना? अंडर मॉडरेट टेम्परेचर लिखवाया था सारे लोग? Yes, sir. याद रखिएगा कि जब बोरॉन उस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, जैसे HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है HNO3, तो याद रखिएगा। कोई भी सुनिए अच्छे से, बोरॉन एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन ये बोरॉन उस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा जो नेचर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो। तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर वो ऑक्सीडाइज कर देगा मेटल को, सॉरी बोरॉन को। सुना? बोरॉन किस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा? जब वो एसिड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे H2SO4 क्या है? एसिड भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। HNO3 एसिड भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। रिडॉक्स में पढ़ा था आपने। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। तो व्हेन बोरॉन, ये कहीं पर लिख लीजिए या तो उसी वहीं पर लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा। व्हेन बोरॉन
ये एसिड की तरह बिहेव यहाँ पे नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये बोरिक एसिड बनाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और एक होता है उसी तरह बॉन्ड H2SO4 के साथ करेगा तो बोरिक। तो यहाँ पे कोई बोलेगा ये एसिड तो है, बोलिए एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। स्ट्रॉन्ग H2SO4 भी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस लिहाज से इसका है तो बोरिक एसिड बनेगा और SO2 बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए बाकी बोरैक्स, इसके जो 3 कंपाउंड है उसको रिड्यूस सिलेबस में वो नहीं पढ़ना है, सुना सारे लोग? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द ग्रुप 13। अब ग्रुप 14 लिखिए। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, गवाही यहाँ तक समझ में गया? बहुत आसान चैप्टर है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। और इससे रिलेटेड सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिए, आपको आज नोट्स को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का सॉल्व एंड सॉल्व क्वेश्चन कर लीजिए, आपको एक अच्छा नंबर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अरे कोई बोलता ही नहीं है, क्या गलती है भाई। आगे बढ़े, चलिए। हाँ इसी में लिखिए ग्रुप 14, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद मैं हाइड्रोजन चैप्टर का डाउट क्लास रखूंगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक रखूंगा। ओके स्टूडेंट? अरे बोलो यस यार। यस सर। मैं एक एक चैप्टर पहले बता दूंगा कि आप देख कर आएंगे, तो मैं उसी तरह जिस तरह पढ़ाए उसी तरह मैं शुरू करूंगा ऑर्गेनिक को। आप भी एक दफा पढ़ के आइएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आएगा दोबारा। चलिए ग्रुप 14 में आप लिखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। फिर भी अगर आप चाहते हैं वो कंपाउंड पढ़ना जो इसमें रिड्यूस सिलेबस में है, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप अपना देख लीजिएगा। तो अभी आप वही पढ़िए जो सिलेबस में है। सुना सारे लोग? तो बोलिए ना। यस अगर सर। आप चाहते हैं कि नहीं सर हम वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सबको, जिस तरह मैंने आपको सबको भेजा, मैं पी ब्लॉक का दूसरे बैच का लिंक भेज दूंगा, क्योंकि उस बैच में सारा पढ़ाया गया है, शायद देख लूंगा मैं। और 12 मान लिया 12th कहीं भी पढ़ें, लेकिन जब खाली रहेंगे तो आप केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक का GOC, कम से कम ये 3 चैप्टर आपका मजबूत होना, मूल कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। कहीं भी पढ़ें तो ये 3 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक जितना पढ़ें कम है, इनका को पढ़ लीजिएगा तो 12th और मजबूत होगा। सुना एवरीवन? यस सर। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, हाँ ये सब चैप्टर का लिंक्ड है। GOC नहीं पढ़िएगा 12th में तो बहुत ऑर्गेनिक पढ़नी है, बहुत हद से ज्यादा, पूरी बुक ही ऑर्गेनिक है, स्टूडेंट पागल की तरह नाचते रहते हैं। इसलिए अगर खाली वक्त रहे तो यही से पूरा पढ़ लीजिए, खाली वक्त रहे तो आप कम से कम ये 3 चैप्टर मिनिमम खूब पढ़िए। हर चैप्टर अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये चैप्टर मजबूत होना चाहिए। और वही पीरियोडिक टेबल ही में वही आ गया पूरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्वांटम नंबर, मतलब ये मजबूत होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। बताइए, मैंने बताया था ना पी ब्लॉक की डोमिनेंट प्रॉपर्टी इनर्ट पेयर इफेक्ट होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है वैलेंस शेल का बॉन्ड, वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना। याद है सबको? तो लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए, ये लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. यस सर। सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कि जल्दी बताइए। तो सबसे पहली बात कोई पूछे ग्रुप 14 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ग्रुप 14 एलिमेंट शोज, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ड्यू टू NH स्क्वायर, इसके बारे में ग्रुप नंबर की वजह से।
14 है तो 4 ग्रुप नंबर, और ग्रुप 14 को 4A भी कहते हैं। किसी में 4A लिखा हुआ, किसी में 4B, तो NS² NP4, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, वैलेंशियल से डिसाइड होता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ग्रुप 14 एलिमेंट ऑल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर। अरे कुछ तो बोलो यार, सारे लोग मिलके तो बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन +2 की स्टेबिलिटी टॉप में होगी कि बॉटम में होगी? जल्दी बताओ। कार्बन में सबसे ज्यादा होगी कि लेड में सबसे ज्यादा होगी +2 की स्टेबिलिटी? लेड में। देखिए कितना जल्दी हो गया, इसी को पढ़ाने में उसमें आधा पौन घंटा लगा था मुझे। अब देखिए एक चीज पढ़ लीजिएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो कुछ तो बोल दीजिए प्लीज। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर, थैंक यू। हो गया, और क्या पढ़ना है इसमें? अब आइए, ये तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने कहा था ना S से P की तरफ जाइए, ग्रुप 13 में एक्सेप्शनल, 14 में जैसे जैसे जाएंगे तो फटी बनियान पर जितना कपड़ा पहनते रहेंगे उतना आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसलिए इसमें भी एक्सेप्शनल के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेकिन लास्ट में चेंजिंग था। किसी को याद है? ये था। अरे बोलिए हाँ मैं ना, रीजन आपको पढ़ाया जा चुका है। कोई बोल ही नहीं रहा यार, कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. अब इसके बाद फिर किसी में नहीं, ना 15 में है, ना 16 में है, ना 17 में है, ना 18 में है। उसका रीजन वही मैंने बताया था। S ब्लॉक से चलिए तो लास्ट में है, फिर B में है, क्योंकि भाई पोर शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे जाते हैं तो नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन बढ़ता। याद है मैंने कहा था P इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ेगा तो फटी बनियान पर उतना ही आप स्वेटर पहनना है। P में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 2, P में 3, जैसे जैसे जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट कमजोर होता जाएगा, तो एज यूजुअल ऑर्डर होगा। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, पढ़ाया था ना। Yes, sir. हेलो। यस। Yes, sir. हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ा सा गड़बड़ है। उसका रीजन है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, Sn है, Pb है। पॉलिंग स्केल से लिहाज से कार्बन की वैल्यू 2.5 है, इन तीनों की सेम है 1.8 और इसका 1.9। टॉप टू बॉटम घटना चाहिए, क्यों बढ़ा? वही ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को तो कहते हैं जो खींचता है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, फिर Pb की, फिर सिलिकॉन बराबर है जर्मेनियम में से। ये सब पूछ देगा ना, तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है। लेकिन यही सब कंपटीशन पूछता, कोई हट के पूछता ही नहीं इनऑर्गेनिक। लेकिन डेप्थ में एक एक टेबल को, एनसीईआरटी का एक एक लाइन समुंदर लाइक बुक है वो। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। फिर वही बात, डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, बहुत दफा पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका 2 ऑर्डर याद रखिए। अगर केमिस्ट्री में 2 ऑर्डर याद रखिए, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। टॉप टू बॉटम बढ़ेगी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्यों कहेगा? क्योंकि एटॉमिक मास भी बनता है एटॉमिक बॉन्ड। लेकिन ये ऑर्डर तभी सही है जब कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म हो तो। लेकिन जानते हो जब कार्बन का डायमंड फॉर्म आ जाएगा ना, तो सिलिकॉन के बाद कार्बन आएगा डायमंड। हेलो, दिस इज इम्पोर्टेंट। और एनसीईआरटी में दोनों की वैल्यू दी हुई है।
तो डेंसिटी अगर पूछा जाए टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, दिस इज सही, लेकिन जब डायमंड कार्बन का कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड का हो जाएगा तो फिर कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद एज यूजुअल। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो, यस, एनी प्रॉब्लम? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, तो बस क्या इसमें है, कुछ है ही नहीं भाई। इसमें बनाना बॉन्डिंग भी था, लेकिन बनाना बॉन्डिंग मैं एंड में पढ़ा दूंगा, लेकिन सिलेबस में नहीं, लेकिन जानना जरूरी है बनाना बॉन्डिंग क्या है। रिव्यू सिलेबस में है, लेकिन फिर भी जानिए। इस दफा फरवरी, कल परसों जो एग्जाम हुआ जीमेंस का, उसमें पूछा है। तो बनाना बॉन्डिंग है, ग्रुप 13 ही में है, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। लिख लिया? बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. फिफ्थ वहां मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, तो बॉइलिंग पॉइंट में टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो कार्बन का ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या क्या कंसेप्ट सिखाया था, जल्दी बताओ तो। 3 पॉइंट पढ़ाया था ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, याद है सबको? जल्दी बोलो। और यार कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, मैंने इसमें बताया था ना, इसमें, अच्छा एक रुको रुको रुको, मेल्टिंग पॉइंट से पहले फिजिकल स्टेट पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि कार्बन और सिलिकॉन इसमें मेटल है कि नॉन मेटल है, जल्दी बताएं। मैंने कहा था ना, पहली बात तो याद रखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड, पहली बात। और मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पी ब्लॉक में, कार्बन सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल, याद है? इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे तो सिलिकॉन को मेटलोइड्स कहा है, और तुम यही एनसीईआरटी का सेकंड बुक पढ़ोगे, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है। और मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम मेटलोइड्स हैं, अरे बोलो ना यार। Yes, sir. और मैंने बताया था ना, मेटलोइड्स के ऊपर जो होता है वो नॉन मेटल होता है, और मेटलोइड्स के नीचे, और मेटलोइड्स के नीचे क्या होता है, मेटल। इससे Metal. हाँ मेटल है, सब सॉलिड भी हैं। अब देख लीजिए, जल्दी लिखिए। Done, sir. यस, अरे सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। वही डायमंड का सबसे ज्यादा में। अब आइए नेक्स्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, जल्दी बताइए। नेटवर्क सॉलिड का होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। कार्बन का नेटवर्क फॉर्म बहुत ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, हाँ फिर पीबी का ज्यादा होता है, देन एसएन। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही सबसे ज्यादा होता है केमिस्ट्री में। अरे बोलो ना, नेटवर्क फॉर्म है, अरे बोलो, एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? यस सर। नेटवर्क सॉलिड है। सिलिकॉन भी नेटवर्क है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है। जब दोनों नेटवर्क है तो हम जितना नेटवर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन।
Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इतनी बातें आपको फिजिकल में याद रखनी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। सबसे पहला है ऑक्साइड। वहां भी ऑक्साइड पढ़ा था, यहाँ भी ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14। दो तरह का ऑक्साइड होगा, एक डाई ऑक्साइड MO2 और एक मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड में मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड SiO2 GeO2 SnO2 PbO2, सबका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। मोनोऑक्साइड तो आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes. Yes, sir. SiO है, GeO है, बाकी SnO2 PbO तो आप पढ़ाई है। लेकिन SiO अगर पॉसिबल भी है, इट इज पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये ज्यादा स्टेबल होता है SiO2 में, क्योंकि सिलिकॉन में +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। इट इज पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? लिख लिया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. आप सुनिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, SiO2 है, GeO2 है, SnO2 है, PbO2 है। आपको मालूम है ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? ये दोनों नेचर में क्या है? एसिडिक। मेटलोइड्स में लिखवा चुका हूँ, मेटलोइड्स भी एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एम्फोटेरिक को छोड़कर। तो एम्फोटेरिक में क्रोमियम +3 वाला था, वेनाडियम +5 वाला था, एंटीमनी +3। देख लीजिए, GE कहीं पर नहीं है। तो ये भी मेटलोइड्स के भी ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये भी एसिडिक है। यही सब इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ये दोनों देखिए Sn और Pb दोनों हैं, और दोनों में कोई नहीं, सब एम्फोटेरिक है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, बोलो ना। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब मोनोऑक्साइड में आओ। कार्बन मोनोऑक्साइड GeO, SiO2 बहुत नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, SnO एंड PbO। SnO PbO दोनों एम्फोटेरिक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल बताया था ना, 3 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, NO N2O। किसी को याद था ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल? नाइदर GeO एसिडिक, इट्स नाइदर रिएक्ट विथ एसिड और बेस। ये नेचर भी आपको आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir.
चलिए आगे बढ़ें। यस सर। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14। इसका जनरल फार्मूला है MH4। M क्या है? ग्रुप 14 एलिमेंट। जैसे CH4 मीथेन, SiH4 सीलेन, ANE लगेगा सीलेन, GeH4 जर्मेन, SNH4 स्टेनिन, PbH4 प्लम्बेन। ओके स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहा है, लिख लिया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी टुवर्ड्स इट। खुद सोचो, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। कुछ नहीं करना, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो खुद सोचो, CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, SNH4 है, PbH4 है। बस आपको मालूम है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उतना ब्रेक करना मुश्किल। छोटा छोटा के साथ स्ट्रॉन्गर, मोर बॉन्ड एनर्जी मोर थर्मल स्टेबिलिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। कोवैलेंट कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी को देख लो। बॉन्ड एनर्जी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू द केमिकल बॉन्ड डाटा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा हाइलाइट ऑफ ग्रुप 14। दो तरह का हाइलाइट होता है, एक डाई हाइलाइट जो कि +2 की वजह से MX2, और एक होता है टेट्रा हाइलाइट MX4। अब आपसे कोई पूछेगा और आप बताइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आप सारे लोग बताइएगा। PbCl2 ज्यादा स्टेबल है कि PbCl4? जल्दी बताइए। यहाँ +2 है, यहाँ +4 था। आपको मालूम है लेड में +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलो ना।
अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। यही अगर पूछा जाए GeX2 एंड GeX4, तो यहाँ GeX4 होगा, क्योंकि जर्मेनियम में +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। Did you understand? Yes, sir. तो ये सब वही नॉट पेयर इफेक्ट पर, ये सब उसी तरह होता जाएगा, कोई टफ नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. गुड। एक लास्ट लाइन लिख लीजिए। दोनों मेटल है तो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो ये आयनिक है। सारा टेट्रा हैलाइड जो कोवेलेंट है एक्सेप्ट दो कंपाउंड को छोड़कर, BS4 SNF4, मेटल नॉन मेटल। Did you understand? Did you understand? बोलिए, आया? Yes, sir. चलिए फिर